हेलो साथियों। आज हम यूजीसी नेट का पेपर सॉल्यूशन करने वाले हैं जो 2013 में हुआ था। इसमें हम 50 महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, अरस्तु द्वारा प्रतिपादित सामाजिक ढांचे संरचना में से कौन सा वर्ग औसत निर्मित करता है? तो इसका सही आंसर होगा मध्यम वर्ग। अरस्तु ने आदर्श राज्य के लिए मित्र संविधान का समर्थन करते थे। इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने किसे दोष दिया? तो इटली के नैतिक अपकर्ष के लिए मैकियावेली ने चर्च को दोष दिया था। उनके अनुसार इटली के लिए गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र के समर्थन करते थे, यानी मैकियावेली इटली के लिए गणतंत्र के स्थान पर राजतंत्र को सही ठहराते थे। हीगल के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? उन्होंने परिवार को वाद कहा और बुर्जुआ समाज को प्रतिवाद और राज्यों को संवाद। तो ये बिल्कुल सही है। जो मुक्ति मूलक है वह वास्तविक है तथा जो वास्तविक है वो मुक्ति मूलक है। तो यह भी सही है। अंत विरोध सत्य की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। तो यह भी सही है। उनके अनुसार ये तीनों बात कही गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। हीगल ने परिवार को ही पहली संस्था माना था। निम्नलिखित में से किसने बेंथम की दर्शन की आलोचना पिग फिलोसॉफी कहकर की है? तो इसका सही आंसर होगा कार्लाइल। कार्लाइल ने बेंथम दर्शन की आलोचना पिग फिलोसॉफी कहकर की थी। जॉन रॉल्स कृतियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो जॉन रॉल्स कृति द थ्योरी ऑफ जस्टिस, यह भी इनकी इनकी कृति है जो 1971 में लिखी गई थी। द थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में लिखी गई थी। और पॉलिटिकल लिबरलिज्म जॉन रॉल्स की कृति है जो 1993 में लिखी गई थी। और द लव ऑफ पीपल, यह भी जॉन रॉल्स कृति है जो 2001 में इनके द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन माओ का नहीं है? राजनीतिक शक्ति बंदूक की नली से उपजती है। तो ये माओ ने कहा था, तो ये सही है। कठोर परिश्रम के 3 वर्ष और खुशियों के 10,000 वर्ष, तो ये भी माओ ने कहा था, तो ये भी सही है। अनुभव वास्तविक शेर है, तो ये माओ ने नहीं कहा। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन सी। तुम्हारे प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बिहेवियरलिज्म उद्दीपक अनुक्रिया रूपावली पर आधारित है। पोस्ट बिहेवियरलिज्म के 7 सिद्धांत हैं। पोस्ट बिहेवियरलिज्म व बिहेवियरलिज्म का पूर्णतः खंडन करता है। बिहेवियरलिज्म तथा बिहेवियरलिज्म में कोई अंतर नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। पोस्ट बिहेवियरलिज्म या उत्तर व्यवहारवाद के 7 सिद्धांत है, जबकि डेविड स्टर्न ने व्यवहारवाद के 8 सिद्धांत बताए थे। कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लौकिक समाजवादी कहा। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की। कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लौकिक समाजवादी कहा था और उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की ही आलोचना की है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए और आर दोनों सत्य हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था की आलोचना की, ये गलत है इसमें। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। कार्ल मार्क्स ने आरंभिक समाजवादियों को कल्पना लौकिक समाजवादी कहा। तो इसमें सही आंसर होगा ए सही है, परंतु आर गलत है। प्लेटो द्वारा रचित सद्गुण के 4 संकटों का सही क्रम क्या है? तो प्लेटो ने सबसे पहले बुद्धि मानी, तो इसमें सही आएगा सबसे पहले बुद्धि मानी। तो इसमें कौन से में बुद्धि मानी? तो ऑप्शन सी में है। तो सबसे पहले आएगा बुद्धिमानी, फिर उसके बाद आएगा साहस, फिर उसके बाद आएगा संयम, फिर सबसे लास्ट में आएगा जस्टिस। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। एक तरफ विचार दिए गए हैं तो दूसरी तरफ उनके द्वारा या उनके समय घटित हुई घटना दी गई है। तो सावरकर जी के समय उन्होंने कहा था कि समस्त राजनीति का हिंदूकरण तथा हिंदू धर्म का सैन्यकरण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 4। एमएन रॉय ने कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित। तो एमएन रॉय जी हैं कानपुर षड्यंत्र मुकदमे में दंडित। अरविंद घोष जी, तो लॉर्ड्स एंड डैगर्स नामक गुप्त संस्था से संबंध है अरविंद घोष जी का। और जयप्रकाश नारायण ने ए प्ली ऑफ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी, ये पुस्तक इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। 19वीं शताब्दी के निम्नलिखित में से किसके विचारों की प्रतिक्रिया में असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ था? तो इसका सही आंसर है पूंजीवाद। पूंजीवाद के पूंजीवाद की वजह से ही असम विकास की धारणा का उद्भव हुआ था। समीर अमीन एक तरफ सिद्धांतवादी हैं तो दूसरा उनकी पुस्तकें दी गई हैं। तो मैं इसमें एजी फ्रैंक की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड अंडर डेवलपमेंट, एजी फ्रैंक। तो बी का 4। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी समीर अमीन द्वारा पुस्तक लिखी गई थी वो। ऑप्शन
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। समीर अमीन द्वारा पुस्तक लिखी गई थी एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल। एक्यूमुलेशन ऑन ए वर्ल्ड स्केल। एजी फ्रैंक द्वारा पुस्तक लिखी गई थी कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। और एफ एनरिक कराडोसो द्वारा पुस्तक लिखी गई थी डिपेंडेंसी एंड डेवलपमेंट। और पॉल सुवेजर ने मोनोपोली कैपिटल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक उपागम संबंधित है? संवैधानिक उपागम से संबंधित है जेम्स ब्राइस, मेरियम आर्थर बैटे, लासवेल। तो इसका सही आंसर होगा जेम्स ब्राइस। जेम्स ब्राइस संवैधानिक उपागम से संबंधित है। एकल रेखीय प्रक्रिया के रूप में राजनीतिक विकास के विचार को चुनौती देने वाला निम्नलिखित में से कौन था? सील्स, हटीगटन, आलमंड या हालपेन। तो इसका सही आंसर होगा एकल रेखीय विकृत प्रक्रिया के रूप में। तो इसका सही आंसर होगा हटीगटन। स्टन। तो निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही रूप में सुमेलित नहीं है? इसमें में सही रूप से सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो स्टन ने नियामक क्रियाविधि की बात की थी, तो ये तो बिल्कुल सही है। डायच। तो डायच ने नकारात्मक प्रतिपुष्टि की बात की थी, लेकिन इसमें अलपतंत्र का आधुनिकीकरण दिया हुआ है, तो ये गलत है। तो इसका ये गलत है। सील्स ने संरचनात्मक विभेदीकरण। सील्स ने संरचनात्मक विभेदीकरण का बात नहीं, जबकि सील्स ने अलपतंत्र का आधुनिकीकरण के बारे में बात की थी। सील्स ने अलपतंत्र का आधुनिकीकरण के बारे में बात की थी। स्टन ने नियामक क्रियाविधि के बारे में बात की थी। डायच ने नकारात्मक प्रतिपुष्टि। और लुसिन पाई ने संरचनात्मक विभेदीकरण। सांस्कृतिक द्वैतवाद क्या है? दो धार्मिक संस्कृतियों का अस्तित्व में होना। नव स्थापित राष्ट्रों को की दो भाषाएं होती है। अभिजात लोगों का एक आधुनिक अर्थ वर्ग होता है, जबकि अधिकांश लोग कठोर परंपरा के ढांचे में जकड़े होते हैं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी। आलमंड द्वारा प्रतिपादित राजनीतिक व्यवस्था के निम्नलिखित आगत कर्मों का सही अनुक्रम पहचानिए। तो उन्होंने सबसे पहले इसमें राजनीतिक समाजीकरण तथा भर्ती होगी। फिर इसके बाद हित स्पष्टीकरण होगा, फिर हित समूहीकरण, फिर सबसे लास्ट में होगा राजनीतिक संप्रेषण। तो इसका सही आंसर होगा 3 2 तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। प्रशासन के शास्त्र सिद्धांत को यंत्रवादी सिद्धांत क्या कहा जाता है? प्रशासन के शास्त्र सिद्धांत को यंत्रवादी सिद्धांत कहा जाता है। अभिजात वर्ग का स्पेकुलेटर्स और रेंटियर्स के रूप में प्लेटो द्वारा किया गया वर्णन निम्नलिखित में से किसके द्वारा वर्णित शासात्मक गुट के अभिलक्षण से मिलता जुलता है? तो इसका सही आंसर होगा मार्क्स। साम्यवाद तथा उदारवादी लोकतंत्र के बीच अंतर की अपेक्षा व्यवस्था और अव्यवस्था के बीच अंतर अधिक महत्वपूर्ण है। इसका पक्षधर कौन था? तो इसके पक्षधर थे हटीगटन। निम्न में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है? संविधान के प्रावधानों के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक तथा व्यक्तिगत दोनों रूप से लोकसभा के प्रति जवाबदारी है। तो इसका ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, क्योंकि संविधान के प्रावधान क्योंकि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, जबकि व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होता है, जबकि किसी मंत्री विशेष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार्य होता है। तो ये बिल्कुल सही है। अविश्वास प्रस्ताव में उन कारणों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए जिन पर अविश्वास प्रस्ताव आधारित है। तो ये भी सही है। यदि कोई अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में द्वारा पारित कर दिया जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। तो ये भी सही है। तो इसका शायद आई थिंक इसका सही आंसर होगा ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। इसका सही आंसर है, इसमें सही नहीं है, गलत पूछा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2। ऑप्शन ए। कांग्रेस का आवड़ी अधिवेशन हुआ था तमिलनाडु में 1956 में। किससे संबंधित नीतियों को स्वीकार किया गया था? तो इसका सही आंसर समाज का समाजवादी ढांचे से संबंधित था। गृह सचिव एन वोहरा की अध्यक्षता वाली भारत सरकार प्रशासनिक समिति 1993 में क्या निष्कर्ष निकाला था? चुनाव सुधार के बारे में बात कही थी। यह राजनीतिकों के लिए न्यूनतम योग्यता। यह राजनीतिक अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ के बारे में बात कही थी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। राजनीतिक अपराधियों तथा नौकरशाहों के बीच साठगांठ के बारे में इन्होंने बात कही थी। यह समिति बनी हुई थी। पार्थो चटर्जी के लेखन के अनुसार पूंजी के वैश्वीकरण की नवीनतम अवस्था में से किनके बीच विरोध नजर आता है? तो इसका सही आंसर होगा आधुनिकता तथा लोकतंत्र के बीच। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल घोषित कर सकते हैं।
संपूर्ण भारत के किसी भाग के लिए, नागालैंड, त्रिपुरा, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए। ये ये पेपर हुआ था तब इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर छोड़कर संपूर्ण भारत के लिए था, लेकिन अब ये प्रश्न प्रासंगिक नहीं रहा है, क्योंकि 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में भी राष्ट्र वित्तीय आपातकाल घोषित करने की शक्ति राष्ट्रपति को प्राप्त है। भारतीय समाज के तीव्र धार्मिक अभिमुखीकरण के दृष्टिकोण से भारतीय राज्य की धर्मनिरपेक्षता की विचारधारा विरोधाभासी प्रतीत होती है। तो ये बिल्कुल सही है। इसमें कारण दिया गया है, भारतीय समाज के सांस्कृतिक बहुलता और विविधताओं को एक सर्वसामान्य राष्ट्र राज्य में एकीकृत करने तथा भारत में अंग्रेजी शासन के दौरान साम्राज्यवादी कूट डालो शासनकारों तथा मुस्लिम लीग की द्विराष्ट्र विचारधारा पर अंकुश लगाने के लिए भारतीय धर्मनिरपेक्षता को गढ़ा गया। तो इसका कारण भी बिल्कुल सही है। इसका सही आंसर होगा ए और आर दोनों सही है, और आज आर वे का सही स्पष्टीकरण है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। भारतीय भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का परिवर्तन किसने किया था? भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का परिवर्तन किसने किया था? इसका सही आंसर होगा राजकर्षण। राजकर्षण ने भारतीय पूंजीवाद के धर्मशाला मॉडल का परिवर्तन किया था। सन 1963 में नेहरू ने कामराज योजना को शुरू किया था। तो कामराज योजना की गई थी कांग्रेस पार्टी की प्रतिबद्धताओं को पुनर्जीवन प्रदान करने के लिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में सही नहीं है? केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्तों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के आयुक्त का पद सांविधिक पद है। उसके पदासीन होने का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उसे सीबीआई की कार्यकारिता अधीक्षण करने का अधिकार होता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत के निर्वाचन आयोग के अंतर्गत एक विशेष निर्वाचन व पर्यवेक्षण प्रभाग का गठन किया गया है। तो ये बिल्कुल सही है। राजनीतिक दलों के हिसाब खातों का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष किया जाता है। तो प्रतिवर्ष नहीं किया जाता, तो ये गलत है। निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना एक निर्वाचकीय अपराध है। निर्वाचन से संबंधित भुगतान करके समाचार देना निर्वाचकीय अपराध है। पोलिंग स्टेशन के भीतर चल रही मतदान की कार्रवाई की वीडियोग्राफी करने की अनुमति होती है। तो ये भी सही है। इसमें प्रश्न सही नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा 2 और 3। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 2 और 3। शक्ति अभिजन से संबंधित सी राइट्स मिल के तर्क शास्त्रीय अभिजन सिद्धांत के ढांचे पर आधारित है। बिल्कुल सही है। अभिजन परक निरूपण कारण शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। शास्त्रीय अभिजनवाद के बिना संभव नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा ए और दोनों सत्य है, लेकिन आर ए के सही स्पष्टीकरण नहीं है। पिरजिमीय समाज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो पिरजिमीय समाज सिद्धांत निम्नलिखित किस पर आधारित है? तो इसका सही आंसर होगा विकासशील देशों में लोक प्रशासन के संरचनात्मक प्रक्रियात्मक विश्लेषण से। जॉब लोडिंग का अर्थ क्या है? तो जॉब लोडिंग का अर्थ है उत्तरदायित्व, कार्यक्षेत्र तथा चुनौतियों को जानबूझकर सोच समझकर बढ़ाना। नकारात्मक अभिप्रेरणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होती है? तो नकारात्मक अभिप्रेरणा बे पर आधारित होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बे। निम्नलिखित में से किसके विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था? सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था। तो इसका सही आंसर होगा चेस्टर बर्नार्ड। चेस्टर बर्नार्ड के विचारों से सिमोन सकारात्मक रूप से प्रभावित था। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांत पर आधारित है। संगठन का शास्त्रीय सिद्धांत औपचारिक सिद्धांत पर आधारित है। तो बिल्कुल सही है। शास्त्रीय सिद्धांत शास्त्र में व्यवहारवाद विश्लेषण का भाव होता है। शास्त्र सिद्धांतवाद व्यवहारवाद विश्लेषण का भाव होता है। ये भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। हर्बर्ट सिमोन द्वारा प्रस्तावित प्रविधि कौन सी है? परिसीमित विवेकशीलता, तार्किक प्रत्यक्षवाद। तो इसका सही आंसर होगा तार्किक प्रत्यक्षवाद। निम्नलिखित में से किस विचारक ने मिथ को लोकोक्तियों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को अस्वीकार किया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एल डी वाइट। जॉन ऑफ
इंडिफरेंस की संकल्पना का संबंध किससे है? शक्ति से, निर्णय, सत्ता या नेतृत्व। तो इसका सही आंसर होगा सत्ता से। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने नेतृत्व को सर्कुलर रिस्पॉन्स के रूप में विश्लेषित किया? तो इसका सही आंसर है एमपी फोलेट। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को ये भी कहते हैं। युद्ध के गैर राजकीय आयाम को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध। उत्तर वेस्टफेलियन युद्ध। 1 दिसंबर 1943 की तेहरान उद्घोषणा। तेहरान घोषणा हुई थी 1 दिसंबर 1943 में। निम्नलिखित में से किसकी योजना बनाई गई थी? तो बनाई गई थी ये शांति कायम करने की। फंक्शनल थ्योरी ऑफ इंटीग्रेशन पद को गढ़ने वाला कौन था? तो ये थे डेविड मित्रेनी। सीईपीए कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट निम्नलिखित में से किन दो देशों के बीच शासकीय मंजूरी अक्टूबर 2010 में दी गई थी? इसका सही आंसर होगा भारत तथा जापान। व्यवस्था विश्लेषण के मार्टन कैपलन के मॉडल का सही अनुक्रम क्या है? शक्ति का संतुलन। इसका सही आंसर होगा, सबसे पहले आएगा शक्ति का संतुलन, फिर आएगा ढीली द्विध्रुवता, फिर कठोर द्विध्रुवता, फिर आएगी सार्वभौमिक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, फिर आएगा अंतर्राष्ट्रीय सोपान, फिर उसके बाद आएगा इकाई निषेधाधिकार। इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। स्टेबल पीस नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? तो स्टेबल पीस नामक पुस्तक लिखी थी केनेथ बाउल्डिंग ने। केनेथ बाउल्डिंग द्वारा स्टेबल पीस नामक पुस्तक लिखी गई थी। सुरक्षा परिषद प्रस्ताव संख्या 1441 नवंबर 2010 नवंबर 2002 का संबंध किससे था? इसका संबंध था इराक पर प्रस्ताव, जिसमें ये कहा गया था कि यदि सद्दाम हुसैन यूएन निरीक्षण दल को अपने जनसंहार हथियारों का ब्यौरा नहीं देते हैं तो गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। 3 विचारधाराओं यथार्थवाद, तर्कबुद्धिवाद तथा क्रांतिवाद के संयोजन के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समाज सिद्धांत का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका सही आंसर होगा मार्टिन वाइट। मार्टिन वाइट ने प्रवर्तन किया था। सुरक्षा परिषद के निर्णय बाध्यकारी होते हैं तथा उन्हें 15 में से 9 सदस्यों के बहुमत और साथ ही 5 स्थायी सदस्यों में से प्रत्येक के द्वारा पारित करना पड़ता है। तो ये बिल्कुल सही है। इन 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद के समस्त निर्णयों के लिए ऊपर वीटो पावर होता है। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत मॉर्गनथॉन द्वारा प्रतिपादित यथार्थवादी सिद्धांतों के अंतर्गत आते हैं? स्थायी और अपरिवर्तनीय मानव प्रकृति की मूल में राजनीति स्थित होती है। तो ये बिल्कुल सही है। मानव अस्तित्व में स्वहित आधारभूत तत्व है। तो ये भी बिल्कुल सही है। बल प्रयोग केवल विदेश नीति का अंग है। तो ये गलत है। राष्ट्र हित को शक्ति के रूप में परिभाषित किया, तो ये भी इन्होंने किया था। तो इसका सही आंसर होगा 1, 2 और 4। 1, 2 और 4। तो 1, 2 और 4 कौन से ऑप्शन में? तो 1, 2, 4 ऑप्शन में ऑप्शन बी में।